हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्री 2025 को टारगेट करते हुए आज जो है हमारी टेस्ट सीरीज नंबर है 13 नंबर की एफएलटी और जो हम अभ्यास क्वेश्चन कर रहे हैं इनका उद्देश्य एमपीपीएससी प्री में उन लोगों में दोस्तों जाना है जो कि मेंस लिखने वाले हैं। चलिए हम अपने प्रयास जो है लगातार जारी रखते हैं और दोस्तों हम बता दें कि इसमें करते हैं हम डेली के 25 प्रश्न और 25 प्रश्नों के साथ में दोस्तों इतने अतिरिक्त फैक्ट दिए जाते हैं कि जितनी भी मैं क्लासें करवाता हूं वो सभी क्लासें यहाँ पर रिवीजन होती हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं वह भी यहाँ पर बार बार रिवाइंड करवाए जाते हैं। यकीन मानिएगा यदि ये डेली टेस्ट सीरीज आप देखते हैं तो जिस दिन एमपीपीएससी का पेपर होगा आप जो है आपके सामने दोस्तों किसी इतने फैक्ट होंगे कि शायद इतने किसी टीचर के पास में भी फैक्ट नहीं होंगे। यदि आप डेली का जो है मुझे 1 घंटा देते हैं, ये गारंटी है दोस्तों 75 क्वेश्चन जो है ये आपको इन्हीं जो है बार बार के रिवीजन करने वाले क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। लगभग 70-75 क्वेश्चन दोस्तों समान आते हैं, यद्यपि जो है 10-15 प्रश्न जो आते होते हैं वो जो है किसी से नहीं बनते। तो यदि आप 70-75 नहीं पकड़ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से उन लोगों में हो जाएंगे जो मेंस लिखने वाले हैं। चलिए मैं कहूंगा कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे और अपनी हद रोशन करने से आखिर मुझको कब तक रोकोगे, आखिर मुझको कब तक रोकोगे। तो मैं यूं ही इस प्रकार से दोस्तों दीपक सा जलूंगा, सूरज सा नहीं। चलिए देखते हैं आपके सामने जो है पहला प्रश्न है और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में सूक्त हैं, कितने सूक्त हैं। फ्रेंड्स ऋग्वेद से प्रश्न लिया गया है, याद रखिएगा। इसका सही प्रश्न तो उत्तर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो सी जो है 128 सूक्त क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो हम क्या करने वाले हैं अतिरिक्त फैक्ट करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है ऋग्वेद से। दोस्तों आपसे सबसे पूछा जाए कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। इसके अलावा पूछे इसमें कितने मंडल हैं, तो ये भी दोस्तों इसमें कितने मंडल हैं आप ये भी बताएंगे। इससे पूछे कि आपको जो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की जानकारी कहां से मिलती है, किस मंडल से वर्ण व्यवस्था की जानकारी। आपसे पूछे जो आपका सोम को कौन सा ऋग्वेद का मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है। आपसे पूछे जो 10 राज युद्ध हुआ था उसकी जानकारी ऋग्वेद के किस मंडल में मिलती है, तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछे ऋग्वेद का जो है उपवेद कौन सा है। आपसे पूछे ऋग्वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। तो इतनी बातें जो है आपको ध्यान रखनी है कम से कम। और ऋग्वेद का जो दोस्तों अध्ययन करने वाला होता था उसे क्या कहते थे, यानी कि अध्येता को क्या कहा जाता था। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाहर जो आपका कम आएगा, यानी कि आने को भाई क्या एक तीसरा मंडल इसका जो है इंपॉर्टेंट है, इस बार जो है प्रश्न आया हुआ था तीसरा मंडल। चलिए अब इनके उत्तर लिख लेते हैं दोस्तों। इनके उत्तर की मैं बात करूं, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा हो जाएगा, आपका जो ऋग्वेद है वो क्या हो जाएगा, सबसे प्राचीनतम वेद हो जाएगा। जस्ट मिनट भाई, पेन चेंज किया है तो ये पता नहीं पीछे से। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो आपका जवाब क्या होगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी दोस्तों 10वें मंडल में प्राप्त होती है। इसमें 3 सूक्त हैं और 3 में से एक जो सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी गई है। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है दोस्तों, सोम देवता को समर्पित है। 10 राज युद्ध की जो जानकारी है दोस्तों ये आपको 8वें मंडल से प्राप्त होती है। 8वें मंडल से जो है आपको किसकी 10 राज युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। 10 राज युद्ध कहां पर हुआ था, रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसे उस टाइम पर परशुनी नदी कहा जाता था। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐत्रेय और कौशिकी इसके 2 जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय और कौशिकी इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। एक जानकारी और फ्रेंड्स, आपको ये पीडीएफ जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बशर्ते यदि फिर भी मुझे ध्यान भूल जाती है तो आप एक बार थोड़ा सा हिंट करेंगे, कमेंट में बताएंगे, मैं जो है पीडीएफ भेज दूंगा, देखते ही। अध्येता की बात करें दोस्तों, इसके अध्ययन करने वाले को जो कहा जाता था होत्र जो है इसके अध्ययन करने वालों को कहते थे। और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है दोस्तों यह है आपका सूर्य देवता को समर्पित है, जिसे सूर्य देवता को ही क्या कहा जाता था, सविता भी कहा जाता था, याद रखिएगा। चलिए तो ये प्रश्न है हमारा ऋग्वेद का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी मैं प्रश्न लेता हूं तो किसी न किसी कारण से दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ ही प्रश्न तो ठीक ठाक है, इनकी जो व्याख्या है वह ज्यादा अति महत्वपूर्ण होती है। तो गोविंद महल दोस्तों कहाँ पर है? तो आपका दतिया जिले में जो है आपका क्या है? गोविंद महल है। और दतिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे मध्य प्रदेश का वृंदावन या लघु वृंदावन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? लघु वृंदावन भी इसे कहा जाता है। फ्रेंड्स दतिया में जो है आपका सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो आप क्या बताएंगे कि सोनागिरी जो है जैन तीर्थ स्थल है वो आपका कहाँ पर है? दतिया में है। दूसरी बात की जाए दतिया में तो पीताम्बरा शक्तिपीठ कहाँ पर है? पीताम्बरा शक्तिपीठ कहाँ पर बताएंगे आप? जो है दतिया में है। दतिया में दोस्तों सनकुआ का मेला लगता है और रतनगढ़ माता का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है? आपका दतिया में पड़ जाता है, रतनगढ़ माता मंदिर। और फ्रेंड्स दतिया जो है बुंदेला शासक वीर सिंह देव बुंदेला जो है यहाँ पर दतिया के किले का निर्माण भी करवाया हुआ था। तो ये बातें आपको कम से कम इतनी ध्यान होनी चाहिए। खजुराहो में बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर है आपके बहुत से मंदिर हैं जो चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे, जिसमें से सबसे बड़ा मंदिर आपसे पूछा जाए वो है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर को ही दोस्तों 1986 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और इसका निर्माण जो है चंदेल शासक विद्याधर द्वारा गजनवी की जीत के उपलक्ष्य में करवाया गया था। तो किसने करवाया था? ये चंदेल शासक जो है विद्याधर द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों खजुराहो में एक एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो मतंगेश्वर मंदिर भी आपका खजुराहो में है। हालांकि और भी मंदिर है, वही चित्रगुप्त मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है और यशोवर्मन द्वारा बनवाया गया था। और भी यहाँ पर जो है जैन धर्म से आदिनाथ पार्श्वनाथ मंदिर भी हैं, लेकिन जो ये खास ध्यान रखिए ओरछा जो है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश की जो है अयोध्या के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर जो है भगवान राम का मंदिर है, या एकमात्र मंदिर है जहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश में पूरे भारत में भी राम की जो है एक राजा के रूप में पूजा की जाती है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। शीश महल, राय प्रवीण महल, ये सभी कहाँ? जहांगीर महल, ये आपके ओरछा में है। प्रश्न के अनुसार हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। ब्रिटिश ने यानी कि अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से प्रारंभ की थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की जाए दोस्तों ये आपकी 1935 के अधिनियम की विशेषता जो है कि प्रांतीय स्वायत्तता कब से प्रारंभ की गई थी? 1935 से। लेकिन जो है प्रांतियों में द्वैध शासन ये कब लगाया गया था? बात की जाए 1919 के अधिनियम में जो है दोस्तों इसमें जो है केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। केंद्र में जो है द्वैध शासन लगाया गया था और जो 1919 का अधिनियम था इसमें जो है आपका प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था और 1935 में प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया गया था। 1919 के अधिनियम से ही दोस्तों आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता था यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जो कि आपकी 1926 में की गई थी। 1909 का जो दोस्तों अधिनियम था ये सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए जाना जाता है। इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए, और इसमें जो है पहली बार भारत में जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है 5% सीटें जो है मुस्लिम लीग के लिए क्या की गई थी? आरक्षित की गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट, चलिए और भी 1935 का अधिनियम था, इसमें जो है पहली बार एक संघ की परिकल्पना की गई थी। हालांकि संघ ये बन नहीं पाया था क्योंकि सभी के इसमें सहयोग नहीं हुआ था। इसके अलावा संघीय बैंक, संघीय न्यायालय सभी की बातें की गई थी। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा पर्वत से यू टर्न लेती है? अब आपको जो है फ्रेंड्स है, यदि आप इस प्रकार से भाई यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैप बनाने का प्रयास करूं क्या बन रहा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का मान लीजिए हिस्सा है यहाँ से। तो यहाँ से जो है एक नदी निकलने का कार्य करती है और वो नदी जो है यहाँ से दोस्तों मानसरोवर के पास से इस प्रकार से निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर जो सांगपो के नाम से, और यहाँ पर आपका क्या स्थित है? नामचा पर्वत स्थित है। तो नामचा पर्वत की इस प्रकार से यू टर्न लेती है ये नदी, और ये इस प्रकार से आती हुई यहाँ पर तो मिल जाती है। इस तरह से गंगा आ जाती है। तो ये नदी दोस्तों यहाँ तिब्बत में तो किस नाम से जानी जाती है? आपसे प्रश्न आता है। इस सांगपो के नाम से जानी जाती है और ये मानसरोवर के पास से जो है निकलती है, चेमांगलुंगडुंग ग्लेशियर से मानसरोवर के पास से,
और यहाँ पर जो है इसे दिहांग के नाम से शायद जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र में जो है यहाँ असम में से क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कह देते हैं। और यहाँ पर जो है दोस्तों दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। यहाँ पर आगे आकर के जो है एक डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और ये सुंदरवन डेल्टा जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये बातें क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हैं। तो नामचा बरवा पर्वत से जो यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है, वो कौन सी नदी है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ध्यान रखिए। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। तीस्ता जो है दोस्तों, तीस्ता नदी विवाद अगर आपसे पूछा जाए कि तीस्ता नदी विवाद जो है, जल विवाद किस देशों के मध्य में है, तो आप क्या बताएंगे कि भारत और किसके मध्य में है, ये बांग्लादेश के मध्य में यह विवाद जो हमें देखने को मिल जाता है। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है, तो आप क्या बताएंगे। तो कावेरी नदी के बारे में दोस्तों जो खास बातें हैं, पहली बात तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य में है कावेरी नदी जल विवाद है। कावेरी के बारे में जो आप ध्यान रखना, एक दो बातें कम से कम हर फैक्ट में जो हम कुछ ना कुछ फैक्ट देखते हैं। तो कावेरी नदी में जो है दोस्तों शिव समुद्रम परियोजना स्थित है, आप ये ध्यान रखिएगा। कौन सी परियोजना है, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है, तो आप क्या बताएंगे, कावेरी नदी पर स्थित है। दूसरी बात जो है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है, ब्रह्मगिरी या इसी को क्या कह दिया जाता है, पुष्पागिरी पहाड़ी भी कहते हैं, पुष्पागिरी पहाड़ी भी कहते हैं। और ये पहाड़ी कहां पर स्थित है, यह पहाड़ी जो है आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहां से क्या होता है, इस नदी का जो है उद्गम होता है। अगली बात करें तो ये जो है आगे चलकर कहां पर गिरती है, अरब सागर में जो है जाकर गिर जाती है। तो ये बातें आपको किसके बारे में ध्यान रखना है, कावेरी नदी के बारे में ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिल जाती हैं, तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको पता होगा कि देवप्रयाग में जो है दोनों ही नदी आकर के मिल जाती हैं। अब जो ये गंगा नदी है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे जो आपसे पूछा जाए कि जो बांग्लादेश है वहां पर इस नदी को किस नाम से जानते हैं, तो आपके जानेंगे पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे शहर जो है इसके किनारे पर बसे हुए हैं। और बात करें बहुत सी इसकी सहायक नदियां हैं, इसमें जो है दोस्तों जो नेशनल वाटरवे है वन भी स्थित है, बिहार से जो है, बिहार में पड़ता है ये, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भी इसमें स्थित है। और यह जो है भागीरथी के रूप में जो है निकलती है आपकी कहाँ से, जो गंगोत्री ग्लेशियर से है, फिर बाद में इसमें अलकनंदा नदी मिल जाती है। तो उत्तराखंड देवप्रयाग से क्या बन जाती है, गंगा नदी बन जाती है। इसकी जो यदि बात की जाए कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना जो है इसकी सबसे लंबी क्या है, आपकी सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है। तो समवर्ती सूची दोस्तों बात की जाए, वह सूची जिसमें जो दोनों के प्रावधान होते हैं, वह सूची है जिसमें जो भी विषय हैं, तो इसके अंतर्गत राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और संघ सरकार भी क्या कर सकता है, इसमें कानून बना सकती है। बात करें कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। आपसे पूछे अमेरिका से लिया गया है क्या कुछ, तो आप क्या बताएंगे कि मौलिक अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार के प्रावधान अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से ही दोस्तों आपकी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिए गए हैं, वो कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। कनाडा से याद रखिएगा जो है केंद्र और राज्य संबंध जो है, केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ब्रिटेन से दोस्तों बहुत सारी चीजें ली गई हैं, चाहे वो संसद संबंधी प्रावधान हो, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष का पद हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे वो आपका सीएजी हो, थोड़ा सा अंतर है हालांकि सीएजी में। और बात करें यहाँ से नागरिकता का, जो एकल नागरिकता का प्रावधान भी कहां से लिया हुआ है हमने, ब्रिटेन से। तो ऐसी बातें ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है, और थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो है बहुत सारे प्रावधान
हमने क्या लिए है, उधार लिए हुए है। 1935 का जो अधिनियम था उससे जो है हमने पूरा का पूरा कितना, लगभग 60% संविधान जो है उसी से हमने बनाया हुआ है। यही कारण है दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां तक मुझे पता है तो जब संविधान बनाया गया था तो लगभग सभी के सभी अनुच्छेद जो है दोस्तों दूसरे देशों के प्रावधान से लिए गए थे। बाद में हालांकि मौलिक अनुच्छेद कुछ बने, लेकिन शुरुआत में जो 395 आर्टिकल थे तो उनमें जो है लगभग के लगभग सभी आर्टिकल जो क्या थे, आपके दूसरे देशों से लिए गए थे। यही कारण है कि कई बार जो है दोस्तों संविधान की आलोचना करते समय ऐसा कहना पड़ता है कि भारतीय संविधान उधार का संविधान है। जब आप इसके पक्ष में तर्क देते हैं तो ये बातें आपको उल्लेख करनी होती हैं। अगली बात करते हैं कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है जिन्हें हम क्या कह देते हैं, शॉर्ट में डीपीएसपी भी कह देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। और यह जो दोस्तों प्रावधान आपके कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान में थे। और यही प्रावधान जो है आपका एक बार प्रश्न आया हुआ है कि 1935 के अधिनियम में दिए हुए थे और वहां पर क्या लिखा हुआ था, निर्देशों के उपकरण। क्या लिखा हुआ था, निर्देशों के उपकरण। तो ये प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में दोस्तों यह कहां पर दिए हुए हैं, तो यह भारतीय संविधान में भाग 4 के अंतर्गत दिए हुए हैं। आपके अनुच्छेद जो 36 से लगा करके 51 के मध्य तक जो है आपके नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, यह जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। एक बार प्रश्न आ चुका है कि कौन सा भाग है संविधान का जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, तो भाग 4, क्योंकि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं दोस्तों वह निश्चित रूप से एक देश को जो है कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है। इसमें दोस्तों डीपीएसपी में बहुत से आर्टिकल हैं, खैर कहने दीजिए, बात करेंगे भी। कनाडा से हमने केंद्र संबंध लिए है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए है और विधि का समान संरक्षण जो दोस्तों यानी कि आर्टिकल 14B में दिया हुआ है प्रावधान, विधि के समक्ष समता जो है ब्रिटेन से ली हुई है, समान संरक्षण कहां से लिया हुआ, अमेरिका से लिया हुआ। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों बात की जाए तो समवर्ती सूची तो ली गई है हमें, और जो है प्रस्तावना का दर्शन कहां से लिया गया है, प्रस्तावना का दर्शन जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। लेकिन प्रस्तावना की जो प्रारंभिक शब्दावली है वो हमने कहां से ली हुई है, अमेरिका से ली हुई। वहां पर जो लिखा हुआ है वहां की प्रस्तावना में कि वी आर द पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। तो चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि संवेदी सूचकांक में कितनी प्रतिभूतियां हैं। दोस्तों अब ये संवेदी सूचकांक थोड़ा सा, इसी को इंग्लिश में सेंसेक्स कह दिया जाता है, सेंसेक्स, या फिर मैं सीधा सा नाम लिखूं BSE। अब तो आप समझ गए होंगे, ट्रेडिंग यदि करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कितनी कंपनियां आती हैं इसमें, 30 कंपनियां जो है आती हैं। तो आप जो है ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा यदि आपको समय हो। प्रतिभूतियों के बारे में जब भी बात आए तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का प्रतिभूति बाजार है, शेयर बाजार है, उसको नियंत्रण करने वाली संस्था कौन है दोस्तों, सेबी है। और सेबी का पूरा नाम क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये होता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1988 में की गई थी। और इसके लिए जो है एक्ट कब आया हुआ था, 1992 में जो है अधिनियम आया था। कहां पर है यह संस्था आपकी, मुंबई में जो है संस्था पड़ती थी। सरदार माधवीपुरी बुच जो है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष, भाई मुझे थोड़ा सा 3-4 महीना पहले करंट अफेयर पता है तो आप संभालिएगा, निर्मल जो माधवीपुरी बुच है हो सकती है ना हो। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीन वॉश इंगित करता है। दोस्तों ग्रीन वॉश किसे इंगित करता है, तो ये जो ग्रीन वॉश है पर्यावरण संरक्षण का जो लोग झूठा वादा करते हैं उसी को क्या करता है, ग्रीन वॉश इंगित करता है। अगले जो झूम कृषि है दोस्तों, ये झूम कृषि क्या होती है, इसे जो है ये पर्यावरण मित्र नहीं मानी गई है, ये पर्यावरण के क्या मानी गई है, पर्यावरण के जो है इसे प्रतिकूल माना गया है झूम कृषि को। और यह जो है झूम कृषि कौन करता है, जनजातियों में ज्यादातर प्रचलित होती है। इसमें क्या किया जाता है कि एक स्थान की जो भूमि को 1-2 साल उपयोग किया जाता है, इसके बाद दूसरी जगह जो नई खेत बनाया जाता है पेड़ों को काट करके। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी, उसके लेखक कौन है। फ्रेंड्स अगर बात की जाए
सबसे पहले पर्यावरण में कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं था, सब कोई क्या करता, पर्यावरण का शोषण करता था। और 1962 में एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसका नाम क्या है, साइलेंट स्प्रिंग नाम की पुस्तक है। साइलेंट स्प्रिंग नाम की पुस्तक है। और इसकी जो लेखक थे आपके रेचल कार्सन जो है इसके लेखक थे। रेचल कार्सन साहब जो है इसके लेखक थे। और जहां तक मुझे याद है जर्मनी के एनजीओ चलाने वाले एक व्यक्ति हुआ करते थे। इसके बाद दोस्तों फिर भी कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा जो है एनजीओ वाले ध्यान देते हैं, अंतरराष्ट्रीय एनजीओ थे। परंतु बाद में दोस्तों एक पुस्तक और प्रकाशित होती है, उसके मुझे लेखक तो नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो पुस्तक का नाम था लिमिटेशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की सीमाएं नाम की एक पुस्तक थी। क्या नाम था, विकास की सीमाएं। मतलब कि जो आप विकास कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ लिमिट है, उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए क्या कीजिएगा, विकास कीजिएगा। इसके पश्चात दोस्तों क्या होता है, पर्यावरण की ओर सभी का ध्यान आकर्षित होता है। और 1972 में जो है स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजित किया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है आयोजित होता है दोस्तों। यह जो है पूरी दुनिया में पहली बार पर्यावरण के संदर्भ में प्रथम सम्मेलन था। स्टॉकहोम कहां पर पड़ता है आपका, स्वीडन देश में पड़ता है। दुनिया के लगभग 10-20 जो जितने भी जागरूक देश थे वो उसके वहां के नेता जो है पहुंचते हैं और पर्यावरण के संदर्भ में विचार करते हैं। तो फिर आगे चल करके इसमें क्या बात की गई कि विकास किस प्रकार से किया जाए कि सभी को जो है उसका लाभ मिल सके, आने वाली पीढ़ियों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये जांच करने के लिए दोस्तों एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था ब्रिटलैंड आयोग। क्या नाम था, ब्रिटलैंड आयोग। और ये कब बनाया गया था, 1983 में यूएनओ द्वारा बनाया गया था। जो वास्तव में थे ग्रो हरलैम ब्रिटलैंड नाम के एक व्यक्ति थे जो कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में बनाया गया था। और इसी दोस्तों आयोग ने 1987 में अपनी क्या की रिपोर्ट प्रकाशित की। और उस रिपोर्ट का नाम क्या था, उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हम सभी का साझा विकास। और इसी में दोस्तों पहली बार जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा आती है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि किस प्रकार से पर्यावरण के संदर्भ में कार्य किया गया। तो साइलेंट स्प्रिंग जो सबसे पहले पर्यावरण की दिशा में जागरूक करने वाली एक पुस्तक थी, जिसके बाद जो है दोस्तों लगातार प्रगति हुई। इसके लेखक कौन थे, रेचल कार्सन थे। अगली बात करते हैं कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। तो फ्रेंड्स कैप्सूल का जो आवरण होता है किससे बना होता है, स्टार्च का बना होता है। जो आप कैप्सूल खाते हैं इसका आवरण किससे बना होता है, आपका स्टार्च से बना होता है। अब आपसे पूछे अंडे में दोस्तों क्या होती है, तो आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है अंडे में पाई जाती है। और रजत क्रांति के बारे में आपने सुना होगा। रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे, अंडा के उत्पादन से है। सेल्यूलोज दोस्तों क्या है, ये एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा, पॉलीसैकेराइड है। क्या है, सेल्यूलोज जो है एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ते हैं तो उसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होते हैं। और यह पॉलीसैकेराइड दोस्तों ग्लूकोज की कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं कोशिका की जो भित्ति होती है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की ही बनी होती है, पादप कोशिका भित्ति। अगली बात करें थोड़ा सा स्टार्च के बारे में दोस्तों। स्टार्च क्या है आपका, ये डाइसैकेराइड है। क्या है, स्टार्च जो है डाइसैकेराइड है। वास्तव में जो स्टार्च क्या होता है दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज जो पत्तों में पाया जाता है, जब वही ग्लूकोज सूख जाता है तो जो गेहूं में एक संचित भोजन है वो क्या बन जाता है, स्टार्च। तो स्टार्च वास्तव में क्या होता है, वो तो डाइसैकेराइड है ही, लेकिन पादपों में संचित भोजन को क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। पादपों में संचित जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। संचित कह सकते हैं, संग्रहित कह सकते हैं। और ऐसा ही भोजन दोस्तों मनुष्य में भी संचित होता है, संग्रहित होता है। तो एनिमल स्टार्च किसे कहा जाता है, कई बार प्रश्न आ जाता है आपसे कि एनिमल स्टार्च जो है किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि एनिमल स्टार्च जो कहा जाता है आपका ग्लाइकोजन को कहा जाता है। किसे कहते हैं, ग्लाइकोजन को जो है एनिमल स्टार्च कहा जाता है। और यह दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित कहां पर होता है, तो जो लीवर होता है आपका वहां पर जो है भोजन संचित होता
है। प्रोटीन आप जानते हैं जो दोस्तों यह शरीर का निर्माण करने के लिए एक जो है महत्वपूर्ण घटक है, निर्माणकारी घटक है शरीर का। तो इसी कमी से जो है क्वाशियोकर मरासमस जैसे रोग भी हो जाते हैं। मैं आपसे जो पूछूं शायद कि प्रोटीन जो है दोस्तों नाखून जो होते हैं आपके और जो बाल होते हैं उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मजा आ रहा था दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगली बात करते हैं। यकीन मानिएगा यदि आप डेली क्लास लेते हैं तो आपका दोस्तों इतने फैक्ट होंगे आपके पास में कि शायद ही जब आप लगातार ऐसा करते रहते हैं, जो धीरे धीरे लोग चलते हैं ना, तो उनके पास में बहुत कुछ होता है। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था फ्रेंड्स, होगा यहाँ पर, तो मैं ही टाइप कर देता हूँ कभी कभी ऐसा, तो स्वीकार कर लिया था। तो आपका जवाब होगा दोस्तों, ये प्रश्न जो है आई थिंक 2020 में आया हुआ है। तो धनपाल नाम के जो विद्वान थे जैन धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। जो दोस्तों राजा भोज थे ये बहुत विद्वान थे। अबुल फजल का आप नाम जानते होंगे। अबुल फजल कहता है कि इनके दरबार में जो है 500 विद्वानों की मंडली रहती है। क्या रहती है? 500 विद्वानों की मंडली रहती है। जो दोस्तों ये मेरु तुंग हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है जिनका नाम है भोज प्रबंधनम। क्या नाम है? भोज प्रबंधनम नाम पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? मेरु तुंग। पद्म गुप्त ने दोस्तों जो पुस्तक लिखी हुई है 9 सहसांक चरित्र लिखी हुई है। 9 सहसांक चरित्र नाम की पुस्तक किसकी है, तो आप क्या बताएंगे? पद्म गुप्त की है। और यह पुस्तक दोस्तों किसके बारे में जानकारी देती है? जो राजा भोज के पिताजी थे जिनका नाम है सिंधुराज। सिंधुराज की उपलब्धियों के बारे में, सिंधुराज की क्या बताती है पुस्तक? उपलब्धियों के बारे में जानकारी देती है। इतनी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। राजा भोज जो है दोस्तों स्वयं एक विद्वान थे। राजा भोज क्या थे? स्वयं एक विद्वान थे और उन्होंने एक नहीं कई सारी पुस्तकें लिखी हुई थी। किसने? जैसे मैं राजा भोज की बात करूं, राजा भोज जो दोस्तों बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने जो बहुत सारी पुस्तक थी, इसमें उनमें से एक पुस्तक है युक्ति कल्पतरु। युक्ति कल्पतरु। अब यूपीएससी ने दोस्तों प्रश्न पूछा इस यूपीएससी ने पूछा था कि दोस्तों जहाज के बारे में प्रश्न पूछा था, और इसमें जहाज उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है, कैसे जहाज बनते हैं भाई, कैसे वो होते हैं, निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है युक्ति कल्पतरु में। एक पुस्तक है इनकी दोस्तों सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार। और जहां तक मुझे याद है तो यह पुस्तक दोस्तों गृह निर्माण यानी वास्तुकला से संबंधित है। राजा भोज की एक और पुस्तक है जिसका नाम है सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण भी किसकी पुस्तक है? राजा भोज की है। और इनकी एक पुस्तक और दोस्तों विद्या विनोद, और बहुत सी पुस्तक रहने दीजिए। एक सेकंड मुझे टाइम देखने दीजिए भैया, ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूं। खैर चलिए अगली बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की हुई थी? मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी दोस्तों, किसने की थी? दिलावर खां गोरी ने की थी। और ये कब की थी, तो आप क्या बताएंगे? 1401 में की हुई थी। और दिलावर खां गोरी, जिसे एक दोस्तों जहां तक जो है दिलावर खां गोरी का जो दोस्तों एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अल्प खान। क्या नाम था? अल्प खान। और इसने हुसंग शाह की उपाधि धारण की और शासन किया। जो हुसंग शाह का शासन काल है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? मालवा का स्वर्ण युग कहा जाता है। मालवा का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग किस मामले में? स्थापत्य के मामले में। क्योंकि जो हुसंग शाह का दोस्तों मकबरा है ना, मकबरा है, इस संगमरमर से बना हुआ है और इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। ताजमहल का पूर्वगामी, या मध्य प्रदेश का इसे ताजमहल भी कह सकते हैं। होशंग शाह के नाम पर ही दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे जो है आपका होशंगाबाद हुआ करता था, और जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। महमूद खिलजी दोस्तों यह भी खतरनाक शासक था, और जो चित्तौड़ के राणा कुंभा से इन्होंने युद्ध किया था, और हालांकि जीत का दावा तो दोनों लोग करते हैं। राणा कुंभा ने अपनी जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था, वहीं जो इन्होंने जो है सतखंडी मीनार बनवाई हुई थी। सतखंडी मीनार बनवाई हुई थी मांडू में। किस लिए? मतलब जीत के उपलक्ष्य में दोनों लोग जीत का दावा करते हैं।
तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है मालवा में मुस्लिम राज्य के संदर्भ में, और भी बहुत सी बातें हैं। अगली बात करते हैं कि भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो दोस्तों भोपाल की जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, वहां पर जो मैंने एक बात नहीं बताई है, जब राजा भोज वाला क्वेश्चन बताया था, वहां से दोस्तों एक प्रश्न पूछा जा चुका है, थोड़ा सा मुझे लगता है देख लेना चाहिए, तो कि मतलब परमार वंश के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। परमार वंश के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों, उसमें नौ सहसांक चरित्र भी ऑप्शन में था, और भोज प्रबंधनम था, और एक जो है उदयपुर प्रशस्ति था। उदयपुर प्रशस्ति, तो ये दोस्तों राजा भोज की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देती है उदयपुर प्रशस्ति। चलिए वहां चलते हैं। भोपाल रियासत की पहली महिला शासक। दोस्तों जो भोपाल रियासत थी, इसकी जो है एक प्रश्न आ चुका है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, संस्थापक कौन थे। तो जो दोस्त मोहम्मद खान थे, यह दोस्त मोहम्मद खान पहले दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के समय पर हुआ करते थे, मतलब नहीं, और बाद में शायद औरंगजेब के दरबार में थे, औरंगजेब के समय मुगल काल में थे। दोस्त मोहम्मद खान औरंगजेब के समय पर थे, और ये अफगानिस्तान के एक व्यक्ति हुआ करते थे जो कि एक छोटे से सेनापति थे। वहां से भाग कर आते हैं और यहाँ पर शासन करते हैं। रानी कमलापति से पहले जो है सहयोगात्मक शासन रहता है, बाद में जो है धोखा देकर के अपनी राज्य स्थापित करते हैं। और कब करते हैं, 1723-24 में जो है करते हैं, और जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लामपुर कर देते हैं और वहां पर अपनी राजधानी बनाते हैं। बाद में जो है यहाँ पर महिलाओं का शासक होने लगा, और पहली महिला जो शासिका बनी वो कौन थी, कुदसिया बेगम थी। और जो दोस्तों अंतिम थी वो कौन थी, आपकी सुल्तान जहां बेगम थी। और सुल्तान जहां बेगम के जो बेटे थे जिनका नाम है हमीदुल्लाह खान हुआ करते थे, ये क्या थे, भोपाल रियासत के अंतिम शासक थे। और इन्हीं के द्वारा ही क्या कर दिया गया था, 1 जून 1949 को जो है विलय कर दिया गया था भारत संघ में। जो शाहजहां बेगम है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, एक जो है ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया हुआ था, तो आप क्या बताएंगे। सुल्तान जहां बेगम ने जो है दोस्तों 1909 में एडवर्ड संग्रहालय का निर्माण करवाया था। एडवर्ड संग्रहालय का निर्माण करवाया था, जो बाद में मिंटो हॉल के रूप में जाना गया। अगली बात करते, कुदसिया बेगम ने जो है दोस्तों गौहर महल का निर्माण करवाया था। ये पहली बेगम थी, गौहर महल। 1857 की क्रांति जो है दोस्तों किसके समय पर हुई थी, सिकंदर जहान बेगम के समय पर हुई थी। तो इतनी जानकारी आपको भोपाल रियासत के बारे में। दोस्त मोहम्मद खान जो थे, इन्होंने दोस्तों 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण करवाया था। 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के वह मुख्यमंत्री जो कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं। तो अगर आपको ये बात पता हुई कौन कौन से नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो आप जो है आइंदा गलती नहीं करेंगे इस प्रश्न में। तो देख लीजिएगा भाई कौन कौन से व्यक्ति हैं जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। तो देखिएगा, एक तो जो श्यामाचरण हो जाएंगे पहले नंबर के, दूसरे नंबर के हो जाएंगे सुंदरलाल पटवा हो जाएंगे, तीसरे नंबर के हो जाएंगे जो है शायद बाबूलाल गौर है, बाबूलाल। और चौथे नंबर में हो जाएंगे वीरेंद्र कुमार शकलेचा हो जाएंगे। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, वीरेंद्र कुमार शकलेचा हो जाएंगे। 5वें नंबर में हो जाएंगे जो है अर्जुन सिंह। और एक हो जाएंगे आपके कमलनाथ जी हो जाएंगे। एक व्यक्ति और हैं भाई, मुझे 7 लोग हैं जो यहाँ पर रहे हैं। जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका क्या नाम था, रविशंकर। तो ये जो है इतने लोग क्या रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। ये याद रखिएगा, इतने लोग क्या बन चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। इनके अलावा जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं परंतु वो जो है वो नहीं बने हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं बने। इतने मुख्यमंत्री हैं जो नेता प्रतिपक्ष भी बन चुके हैं। 7 नाम आपको ध्यान रखना है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार दिग्विजय सिंह दोस्तों इसमें नहीं है, तो आपका ये सही हो जाएगा।
ये व्यक्ति जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे कभी, और ये वाले व्यक्ति जो है नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की प्रथम काकून मंडी, प्रथम तो का ये एक्स्ट्रा है, तो प्रथम काकून मंडी कहां पर स्थित है? तो इसका जवाब दोस्तों क्या होगा? मध्य प्रदेश की जो प्रथम काकून मंडी है वो आपकी नर्मदापुरम में जो है स्थित है। खरगोन में दोस्तों क्या है आपकी, ध्यान रखिएगा, खरगोन में जो है मिर्च मंडी कहां पर स्थित है? खरगोन में स्थित है। हरदा में जो है आपकी प्रथम ई मंडी है। ई का मतलब क्या है? डिजिटल मंडी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मंडी है। हीरा की जो है मंडी कहां पर है आपकी? इंदौर में स्थित है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि मंडी कहां पर स्थित है? तो मंदसौर में स्थित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और आपने एक ये शब्द सुना होगा, ई नाम पोर्टल, ई नाम पोर्टल पढ़ा होगा। तो दोस्तों नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है ये देश का जो है, आप किसी भी स्थान से जो है डिजिटल रूप से अपनी फसल को बेच सकते हैं, इसके लिए जो है ये पोर्टल है, इनाम पोर्टल। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन में भारत में पूरे जो है उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान है। और गेहूं उत्पादन के लिए जो है मध्य प्रदेश को 7 बार जो है आपका कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। क्या मिल चुका है? कृषि कर्मण अवार्ड जो है 7 बार मिल चुका है मध्य प्रदेश को। चलिए देख लेते हैं फैक्ट आपसे मुझे, खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपको बताएंगे दूसरा स्थान है। कुल जो है दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? तो आपके बताएंगे प्रथम स्थान है। तिलहन के उत्पादन में क्या है? मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। मोटे अनाज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? आपका तीसरा स्थान है। मसाला के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब क्या होगा? प्रथम स्थान है। सोयाबीन के उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है आपका? तो क्या बताएंगे? प्रथम स्थान है। और तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। लगभग 25% तेंदुपत्ता जो है मध्य प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। तो ये प्रश्न थे दोस्तों। और गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है आपका? दूसरा स्थान है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है? खाद्यान्न उत्पादन में जो है कौन सा स्थान है? तो देखिए कुल खाद्यान्न उत्पादन यदि पूछता है तो आप क्या कहेंगे? प्रथम स्थान कह देंगे, ठीक है। गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान है आपका? दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। तो कभी कभी दोस्तों मानवीय जो है त्रुटि हो जाती है, आखिर इंसान ही है, तो जो है इतना भी नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा कि गलत पढ़ाने के उद्देश्य से ही यहाँ पर जो है आया हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। जो है कभी कभी 100% जानकारी आप जो देने का प्रयास करते हैं शुद्ध, फिर भी जो है कई बार भाई दिन भर काम करने से क्या हो जाता है, कभी ध्यान से दिमाग निकल जाती है तो बात निकल जाती है। तो इतना भी ज्यादा नेगेटिव मत जाइएगा, पर फिर भी आपके कमेंट का स्वागत रहता है कि जो है आप कमियां बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा पनीर संयंत्र कहाँ पर स्थित है? और मध्य प्रदेश में जो एशिया का सबसे बड़ा पनीर संयंत्र है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? आपके खजुराहो में स्थित है। चलिए देख लेते हैं कुछ जो बड़ी बातें हैं मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों पूछ रहे एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब क्या होगा कि उज्जैन में जो है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थित है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा कि इंदौर में जो है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है। आपसे पूछे दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये अमलाहा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अमलाहा में जो है दलहन अनुसंधान केंद्र है। और ये अमलाहा कहाँ पर पड़ता है? आपका सीहोर में पड़ता है। आपसे पूछे गेहूं और अंतरराष्ट्रीय स्तर का है दोस्तों, ये गेहूं अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है आपका? ये जबलपुर के जो है खमरिया में स्थित है। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो ये पावरखेड़ा है आपका, होशंगाबाद में है। हालांकि बार बार मैं होशंगाबाद लिख रहा हूँ, नर्मदापुरम इसका जो है नाम हो चुका है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स चावल अनुसंधान केंद्र जो है आपका बड़वानी में पड़ता है, चावल अनुसंधान केंद्र। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों आम अनुसंधान केंद्र जो है रीवा के गोविंदगढ़ में है। आपसे पूछे अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो रतलाम में जो है आपका अंगूर अनुसंधान केंद्र है। और केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। आपके सामने प्रश्न है कि इंदिरा सागर जलाशय के अंतर्गत कौन सा बांध बनाया गया है? तो दोस्तों जो समझिएगा,
इंदिरा सागर जलाशय के अंतर्गत दोस्तों सीधे से बता देता हूँ भाई, पुनासा बांध बनाया गया है। और जो इंदिरा सागर दोस्तों जलाशय पुनासा बांध कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, ये जो पुनासा बांध है आपका खंडवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये खंडवा में ये बांध स्थित है। और जो इसकी क्षमता है ना दोस्तों विद्युत बनाने की, ये मध्य प्रदेश का क्या है आपका सबसे बड़ा बांध है। मध्य प्रदेश का जो है ये सबसे बड़ा बांध है। इसकी क्षमता बात करेंगे, कितनी क्षमता है विद्युत उत्पादन की, तो आप क्या बताएंगे कि 1000 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है, मेगावाट। और कहां पर स्थित है, ये आपका खंडवा जिले में स्थित है। चलिए बात करते हैं इसमें कुछ फैक्टरों की। आपसे पूछे दोस्तों मध्य प्रदेश के जो वो बांध मैं करवा रहा हूं जो समानता आपसे नहीं बनते हैं, इसमें आपका जो बरगी बांध है ये आपका जबलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। माता टीला बांध जो है दोस्तों ये आपका ललितपुर में स्थित है, यानी कि यूपी में। ओंकारेश्वर बांध जो है आपका ये आपका खंडवा में स्थित है। अब आपसे पूछे पगारा बांध, दोस्तों पगारा बांध की बात की जाए तो ये आपका कहां पर स्थित है, ये दोस्तों आसन नदी पर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, आसन नदी। और आसन नदी जो है आपकी किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। और यह जो है कौन से जिला में है, मुरैना जिले में है। पगार आसानी से नहीं आती है। बंजारा बांध दोस्तों कहां पर है, ये बंजारा बांध दोस्तों श्योपुर जिला में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, श्योपुर जिला में पड़ता है। और कौन सी नदी पर पड़ता है, ये सीप नदी में पड़ता है, सीप नदी में पड़ता है। पहसारी बांध की दोस्तों बात की जाए तो ये कौन सी नदी पर है, आपका मोबर नदी पर है पहसारी बांध। और कहां पर पड़ता है, ये ग्वालियर जिले में पड़ता है आपका पहसारी बांध। अगली बात करें मुड़िया बांध कहां पर है दोस्तों, तो मुड़िया बांध आपका बीना नदी पर है। और बीना नदी में कहां पर है, सागर जिले में पड़ता है। सीतारेवा बांध आपका कहां पर पड़ता है, छिंदवाड़ा में पड़ता है। कुंडलिया बांध दोस्तों कहां पर है, ये काली सिंध नदी पर है। कौन सी नदी पर है, काली सिंध नदी पर। और ये आपका जो है शिवपुरी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, शिवपुरी में पड़ेगा। अगली बात करते हैं मोहनपुरा सिंचाई परियोजना दोस्तों कहां पर पड़ती है, ये नेवज नदी पर है। और जो है आपकी राजगढ़ जिले में पड़ती है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। गोपी कृष्ण बांध दोस्तों ये चौपन नदी पर बना हुआ है। और किस जिले में है, आपका गुना जिले में पड़ता है गोपी कृष्ण बांध। मोहनी सागर परियोजना दोस्तों ये सिंध नदी पर है और शिवपुरी जिले में पड़ती है मोहनी सागर परियोजना। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आप चाहें तो वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर भी आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा, तो वहां से आप जो चीज सही पढ़ लीजिए। अगली बात करते हैं कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों बुंदेलखंड के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी सिद्ध बाबा। और इसकी जो ऊंचाई है आपकी कितनी है, 1172 मीटर ऊंचाई है। मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य भारत के दोस्तों पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, टोंगरा जो है मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और यह जो है आपके श्योपुर जिला में पड़ती है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मालवा पठार की ऊंची चोटी है जो आपकी सिगार है। और ये जो है आपकी इंदौर जिला में पड़ती है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी दोस्तों कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। 1350 मीटर के समथिंग जो है इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पड़ती है, नर्मदापुरम जिले में पड़ती है, नर्मदापुरम जिले में पड़ती है। मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वोच्च चोटी दोस्तों कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है आपकी चौरागढ़ है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जो ऊपर लिखी हुई है धूपगढ़ है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फ्रेंड्स आप क्या बताएंगे, चूलागिरी जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर पड़ती है आपकी, यह जो है दोस्तों बड़वानी जिले में पड़ती है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फ्रेंड्स जो सद्भावना है वो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहां पर पड़ती है, आपकी दमोह जिले में पड़ती है। इतनी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए खैर पीडीएफ मिलेगा। अगली प्रश्न की बात करते हैं कि प्रथम जनजातीय रेडियो केंद्र कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों प्रथम जनजातीय रेडियो केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था, भावरा ग्राम। और ये कहां पर पड़ता है, आपका अलीराजपुर में जो है पड़ता है, अलीराजपुर में पड़ता है। और यहाँ पर जो है भीली समुदाय के रेडियो केंद्र बनाया गया था, भील जाति के लिए भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र।
पहलू सामुदायिक केंद्र रेडियो केंद्र जो है बनाया गया था। श्योपुर में दोस्तों आपका सहारिया जनजाति के लिए जो है रेडियो केंद्र बनाया गया है। सैसई ग्राम है, एक सैसई ग्राम वहां पर बनाया गया है, सैसई ग्राम में। पातालकोट में जो है दोस्तों भारिया रेडियो केंद्र बनाया गया है, भारिया जनजाति के लिए। और जो खंडवा में है दोस्तों, यह जो है कोरकू जनजाति के लिए यहाँ पर रेडियो केंद्र बनाया गया है। भारिया जो है ये मध्य प्रदेश की क्या है, भारिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। क्या है ये? सबसे पिछड़ी जनजाति है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भगोरिया पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों कि भगोरिया पर्व जो है किस जनजाति में मनाया जाता है। यह जो है आपका भील जनजाति में मनाया जाता है भगोरिया पर्व। और जो यह फ्रेंड्स भगोरिया है 3 दिवसीय, मतलब 3 दिवसीय कहता हूँ भाई, 3 इसमें चरणों में होता है। प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। सबसे पहले क्या होता है इसमें भाई, सबसे पहले लास्ट में तो क्या होता है भाई, उजाड़िया होता है, उजाड़िया। और यहां पर जो पहले होता है वो होता है आपका गुलालिया, गुलालिया। और यहां पर जो होता है बीच में वो भगोरिया होता है। तो ये दोस्तों 7 दिनों तक चलने वाला पर्व है। 3 दिन ये होगा आपका, 3 दिन ये होगा, मतलब 2-2 दिन। ये 3 दिन भगोरिया होगा और 2-2 दिन क्या होंगे आपके, ये होंगे। ये आपका 3 दिन, 2 दिन, ये 3 दिन और ये 2 दिन। ठीक है, तो इसमें दोस्तों गुलाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और जो लोग पसंद करते हैं तो भाई वो क्या कर देते हैं, मेला में गुलाल लगा देते हैं, यानी कि तिलक कर दिया जाता है लड़के लड़कियों द्वारा। भगोरिया में दोस्तों यहाँ पर जो है भगोरिया नृत्य किया जाता है, मेला भी बढ़िया घूमते हैं। और उजाड़िया क्या होता है, ये अंतिम समय होता है, भील जनजाति में प्रचलित है। ये जो भगोरिया पर्व है इसे मध्य प्रदेश का दोस्तों राजकीय पर्व घोषित किया गया है। क्या किया गया है? राजकीय पर्व भी घोषित किया गया है। सहारिया जनजाति में दोस्तों लहंगी नृत्य प्रचलित है, दुलदुल घोड़ी प्रचलित है। चलिए खैर बात करते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों ये जो है आपका प्रथम पीढ़ी में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था प्रथम पीढ़ी में। और इस समय पर जो कंप्यूटर हुआ करते थे एक कमरे के बराबर हुआ करते थे। ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था आपका सेकेंड जनरेशन में, यानी कि दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। आईसी चिप का दोस्तों प्रयोग किया गया था आपका तीसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में। और माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों ये आपका 4th जनरेशन में जो है इसका प्रयोग किया गया था। आईसी चिप का पूछ जाए आपका आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों मुझे 1956 में शायद रहने दीजिए, जैक किल्बी ने जो है इसका आविष्कार किया था। और ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया था उसमें 3 लोग थे। कौन थे भाई? ब्रेटन, मैं शॉर्ट नाम जो है बता रहा हूं, ब्रेटन। दूसरे थे बार्डिन, ब्रेटन, बार्डिन और शाकले, ये 3 लोग थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स से, और लास्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग कंप्यूटर नहीं है। जब तकनीकी के आधार पर दोस्तों बांटते हैं कंप्यूटर को, यानी कि तो कंप्यूटर देखिए कितने प्रकार का हो जाता है, तकनीक के आधार पर बांटा जाता है। मशीन जो मतलब उस पर सिग्नल काम करता है, तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, और एक होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, और एक होता है आपका जो है हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। एनालॉग जो दोस्तों कंप्यूटर होता है इसमें फिक्स सिग्नल नहीं होते हैं। इसके सिग्नल जो हैं कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार तरंग के रूप में चलते हैं। और यह जो होते हैं दोस्तों बिल्कुल फिक्स सिग्नल होते हैं, कुछ इस प्रकार से, यूं मान लीजिएगा इस प्रकार से चलते हैं, इस प्रकार से, इन्हें बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे घड़ी का कांटा आपने देखा होगा, जो मतलब कांटे वाली घड़ी होती है, तो उसका आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि जो 1 सेकेंड है तो कब आधा सेकेंड हो गया, कब वो हो गया पूरा सेकेंड होता है वहां पर। तो यानी जो आधा सेकेंड होगा तो उसका टाइम का पता नहीं चलता, यानी इतना फिक्स नहीं होता है ये।
और जो हाइब्रिड होता है तो दोनों मॉडल पर ये दोस्तों, जैसे कोई चीजें क्या है आपको रिसर्च करनी हो या कोई मेडिकल जांच वाली चीजें हो, जैसे कि हार्ट बीट आपने देखी होगी तो मशीन से भी चेक की जाती है, लेकिन आला से भी चेक की जाती है। आला जो शुद्ध भाषा में बोलते हैं, वो दबाने वाला होता है तो उससे भी चेक करते हैं। तो वो एक प्रकार क्या है आपका दोस्तों, जो मशीन से चेक करते हैं, जो नंबर में आता है तो वो आपका डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। और जो वो मतलब दबा करके करते हैं उसे हाथ में बांध करके, तो वो आपका एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। तो वो क्या है आपका ये हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें बात करें दाब मापी, थर्मामीटर या तापमापी भी कह देते हैं, ये सभी क्या है आपके गाड़ी के, जो आप बाइक चलाते हैं तो स्पीडोमीटर जो होता है वो भी आपका क्या है, एनालॉग सिग्नल है। इसमें जो दोस्तों कंप्यूटर है, कुछ भी मान लीजिए जहां पर भाई डिजिटल होता है, जो बाइनरी सिस्टम पर जो मैं वही लिख रहा हूं ना, तो ये भी क्या है आपका डिजिटल कंप्यूटर है। तो यहाँ पर मैं घड़ी ही लिख देता हूँ, कांटे वाली घड़ी नहीं, लुप्पो वाली, जो इस प्रकार से लुप्प चला करती थी पहले, 10 रुपये में खरीद देते थे। तो इसमें डिजिटल घड़ी क्या हो जाएगा आपका, एनालॉग कंप्यूटर नहीं है बाकी सब। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये क्या थे हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हुए। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। चलिए धन्यवाद। कोई प्रश्न हो बता दीजिएगा, कोई गलती हो हमारी तो बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।